Hi, good morning, dear students. Today we are going to discuss about the anticoagulant drugs. वैसे ये बहुत ही important concept है. You can expect at least 2 to 3 questions in your exam, and that's for sure. 100% you will get the questions from this particular area. Why this is very important? Because all the chronic critical conditions they require the anticoagulant medications, and this considered as the one of the fastest moving and the most commonly prescribed medications. There are significant high risk of the bleeding and medication related errors, so you are more likely to expect the questions in your all level of different exams, in your first level exams, in your second level exams, in oral exams. So you must have to be really good in management of anticoagulant medications. So before we start discussing further, I just quickly give you the overview about the coagulation process. वैसे आप सब लोगों को पता ही है, पर आपको थोड़ा समझना ज़रूरी है ताकि एक बार आप उसको रिव्यू कर सकें. एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे, एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे. इंट्रिंसिक पाथवे में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जहाँ से अल्टीमेटली स्टिमुलेशन होता है फैक्टर 10, और ये एक्टिवेटेड फैक्टर 10. यहाँ पे कुछ टिश्यू फैक्टर्स है, कुछ कैल्शियम्स और बाकी शॉर्टेस्ट पाथवे है. तो ये इंट्रिंसिक पाथवे हो गया, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे हो गया, और दिस इज़ अ कॉमन पाथवे. अब कॉमन पाथवे का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ अ फैक्टर 10. ओके, ये ए का मतलब होता है एक्टिवेटेड फैक्टर 10. ये एक्टिवेटेड फैक्टर 10 क्या करता है? ये प्रोथ्रोम्बिन टू, अरे यार इसको, प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन प्रोडक्शन, इसको एक्टिवेट करता है. अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है? ये फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन बनाने में हेल्प करता है, और ये फाइब्रिन में क्रॉस पॉलीमराइजेशन होके ये फाइनल क्लॉट बनता है. ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें याद रखना ज़रूरी है. दिस इज कंसिडर एज ए फैक्टर 2. ओके, जैसे यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट टू थ्रोम्बिन, वैसे ही एक होता है एंटी थ्रोम्बिन. एंटी थ्रोम्बिन. अब ये सारी चीज़ों को क्लियरली समझने का ट्राई करते हैं. व्हाट इज इंट्रिंसिक पाथवे? इंट्रिंसिक पाथवे मीन्स ब्लड वेसल्स की अंदर की साइड की जो वॉल होती है वहाँ पे. ओके, और ये डैमेज इनसाइड से है तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे मीडिएटेड कोएगुलेशंस. अल्टीमेटली तो क्लोट ही बनता है. ओके, एक्सट्रिंसिक पाथवे मतलब आउटसाइड टिश्यू में कुछ डैमेज हुआ है और वहाँ से वो ब्लड वेसल्स के ऊपर डैमेज करता है, एंड दिस पाथवे इज एक्टिवेटिंग, अल्टीमेटली यहाँ पे पहुँचता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है? फैक्टर 10 इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर कोएगुलेशन प्रोसेस. तो इसको जो टारगेट करता है ये एक सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकेशन है. ओके, दूसरी बात, जो ये एंटी थ्रोम्बिन है, एंटी थ्रोम्बिन भी आपके ब्लड में है, आपके प्लाज्मा में ही है, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है. एंटी थ्रोम्बिन इज इन इनएक्टिव फॉर्म. when this antithrombin is activated, this activated antithrombin is deactivate the activated thrombin. समझ लीजिए कि ये एंटी थ्रोम्बिन का काम क्या है? थ्रोम्बिन को इनहिबिट करना. तो ये कहाँ पे होता है? प्लाज्मा में होता है. ओके, तो ये दूसरा टर्म जो याद करना है दैट इज एंटी थ्रोम्बिन. ओके, एंटी थ्रोम्बिन. अब यहाँ पे आपको ये दो चीज़ों के ऊपर से थोड़ा सा टारगेट करके अगर आप चलोगे तो आपको पूरा की पूरी जो कोएगुलेशन की प्रोसेस है वो समझ में आ जाएगी. जनरली कितने टाइप के मेडिकेशंस होते हैं? एक मेडिकेशंस होता है जो हिपेरिन जिसको हम बोलते हैं. अब हिपेरिन एक ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस है जो टारगेट करता है. हिपेरिन में 3 टाइप के मेडिकेशंस है. एक तो अनफ्रैक्शनड हिपेरिन,
दूसरा होता है लो मोलेक्युलर वेट हिपेरिन, और तीसरा होता है लो मोलेक्युलर वेट हिपेरिनॉइड्स। एक हिपेरिन है, एक हिपेरिनॉइड्स है। ओके, तो ये फैक्टर 10 को टारगेट करता है, और अनफ्रैक्शन हिपेरिन है वो फैक्टर 10 एंड फैक्टर 2, ये दोनों को टारगेट करता है एंटी थ्रोम्बिन के मीडिएटेड। अब यहाँ पे एक डिफरेंस है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आपका ब्लड कलेक्शन करते हैं तो ब्लड कलेक्शन वाली जो बोतल होती है उसमें हिपेरिन डाला हुआ होता है। क्यों? जैसे ही ब्लड आपका कलेक्ट हुआ तो आपके प्लाज्मा के अंदर एंटी थ्रोम्बिन है, वो एंटी थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाएगा, और ये एक्टिवेटेड जो एंटी थ्रोम्बिन है दैट इज गोइंग टू प्रिवेंट द क्लॉटिंग। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक पॉइंट हिपेरिन के बारे में याद रखना है। हिपेरिन इज यूज इन विट्रो इन वीवो। इनसाइड द बॉडी भी काम करता है, आउटसाइड बॉडी भी काम करता है। बाकी के सारे एंटीकोगुलेंट्स है वो आपको इन वीवो बॉडी के अंदर ही काम करता है, आउटसाइड नहीं काम करता है। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। चलो, इतना एक बार समझ में आया तो आप काफ़ी सारी चीज़ों को कोरिलेट कर लोगे। तो हमारा आज का जो पहला जो टॉपिक है वो है हिपेरिन। अब हिपेरिन में कितने ड्रग याद रखोगे? 1 2 3 4। ओके, एक तो हिपेरिन, दूसरा डाल्टेपेरिन, डेनापेरोइड एंड इनॉक्सेपेरिन। अब डाल्टेपेरिन एंड इनॉक्सेपेरिन दीज आर कंसिडर एज ए लो मोलेकुलर वेट हिपेरिन्स। डाल्टेपेरिन एंड इनॉक्सेपेरिन इज लो मोलेकुलर वेट हिपेरिन्स, और डेनापेरोइड इज कंसिडर एज ए लो मोलेकुलर वेट हिपेरिनॉइड्स। एंड तीसरा जो हिपेरिन है उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं या तो अनफ्रैक्शनड हिपेरिन। उसमें कुछ उसके जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंज नहीं किया है, दैट इज एज इट इज दैट इज यूजिंग। तो ये 3 ब्रॉडर क्लास और 4 मेडिकेशंस के नाम, इतना याद रखना जरूरी है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये जो हिपेरिन है दैट इज यूज इन विट्रो इन वीवो, और लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन के कुछ कंपेरेटिव बेनिफिट्स हैं। ओके, अब मोड ऑफ एक्शन देखिए। तो मोड ऑफ एक्शन में इनएक्टिवेट क्लोटिंग फैक्टर 2, मतलब ये थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट करता है, एंड ऑल्सो 10A। तो ये दोनों को इनएक्टिवेट करता है। कौन? हिपेरिन। किसके मीडिएटेड? एंटी थ्रोम्बिन के मीडिएटेड। ओके, एंटी थ्रोम्बिन मीडिएटेड ये दोनों को इनहिबिट करता है। दैट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ये वाला हिपेरिन इसका। अब जैसे जैसे इवैल्यूएशन हुआ वैसे वैसे उसमें स्पेसिफिसिटी बनाना चालू किया, एंड दैट्स बिकम मोर स्पेसिफिक फॉर फैक्टर 10A। तो आप देखोगे तो लो मोलेकुलर वेट हिपेरिन्स एंड डेनापेरोइड्स हैज ए ग्रेटर इफेक्ट ऑन द फैक्टर 10। ओके, ये एक्टिवेटेड फैक्टर 10 के ऊपर ज़्यादा काम करता है कंपेयर टू हिपेरिन, और डेनापेरोइड्स इज अ मोर सिलेक्टिव फैक्टर 10। ओके, एक्टिवेटेड फैक्टर 10 को इनहिबिट करने का मोर स्पेसिफिक मेडिकेशन इज डेनापेरोइड्स। तो आपको समझ में आ गया कि कॉमन पाथवे में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो एक्टिवेटेड फैक्टर 10। इसको हम अगर इनहिबिट करेंगे तो यहाँ से आगे की चेन नहीं बढ़ पाएगी। ओके, ये अगर इनएक्टिवेट हो गया तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन नहीं बनेगा, थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो वो फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन का कन्वर्जन नहीं करेगा। दैट मीन्स द क्लोटिंग की प्रोसेस को हम हास्टिंग एंड इनहिबिट कर सकते हैं। तो ये 3 मेडिकेशंस, स्पेसिफिसिटी किस तरफ इवैल्यूएट हो गई, धीरे धीरे इवैल्यूएशन होते होते फैक्टर 10 की स्पेसिफिसिटी की तरफ बढ़ना चालू किया। तो डेनापेरोइड इज कंसिडर्ड एज द मोर स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द फैक्टर 10A कंपेयर टू हिपेरिन। ओके, अब एंटीथ्रोम्बिन सर्कुलेशन में है, तो हिपेरिन का जैसे ही इंजेक्शन दिया, हिपेरिन का इंजेक्शन दिया तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, ओके, आप ऐसा मान लीजिए 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड्स में ये 1000 टाइम एंटीथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर देता है। उसका मतलब ये हुआ कि ये फास्टेस्ट एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशन है। कौन? हिपेरिन। ओके, हिपेरिन इज द फास्टेस्ट एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशन। इन विवो इन विट्रो यूज होता है, उसको अनफ्रैक्शन भी बोलते हैं, और उसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो एंटीथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करके वो फैक्टर 10 एंड फैक्टर 2, मतलब थ्रोम्बिन एंड फैक्टर 10 ये दोनों को इनहिबिट करने का काम करता है। इंडिकेशंस बहुत सिंपल है।
वीनस थ्रोम्बोइम्बोलिज्म की ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए यूज़ होता है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के मैनेजमेंट में यूज़ होता है, और बाकी और कोagulation के जितने भी डिजीज़ है उसमें हिपेरिन यूज़ होता है। ओके अब उसकी प्रिकॉशंस देखिए, तो प्रिकॉशंस प्रीटी मच सारी मेडिकेशंस में कॉमन रहेगी। सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वो सिचुएशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब हिपेरिन के साथ में जुड़ा हुआ एक और टर्म भी आपको याद रखना है, हीट, हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है? जिसमें प्लेटलेट काउंट सिग्निफिकेंटली लो हो जाते हैं। अब प्लेटलेट काउंट सिग्निफिकेंटली लो हो जाएंगे तो दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। ओके, तो प्लेटलेट मीडिएटेड ब्लीडिंग का रिस्क भी बढ़ जाएगा और ये कोagulation फैक्टर मीडिएटेड ब्लीडिंग का रिस्क भी बढ़ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट में सीवियर हेमरेज होने की संभावना बढ़ जाती है। दैट्स वाई वी शुड हैव टू अवॉइड द हिपेरिन इन द पेशेंट दोज हु आर सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिक। अगर किसी को एक्टिव ब्लीडिंग है या तो हाई ब्लीडिंग रिस्क डिसऑर्डर्स है तो वहाँ पे उसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है उसको प्रिवेंट करने के लिए। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और सीवियर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, क्योंकि ये मेडिकेशंस जो ऑस्मोटिकली भी वाटर होल्डिंग की सिचुएशंस क्रिएट करके हाइपरटेंशन कोज कर सकती है। कॉम्बिनेशन विद द अदर क्लोटिंग अफेक्टिंग मेडिकेशंस में क्लोजली मॉनिटर करना जरूरी है, बिकॉज टू मेडिकेशंस व्हेन वी आर गिविंग टुगेदर दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ सिग्निफिकेंट एंटीकोगुलेंट इफेक्ट एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। लो डोज एस्प्रिन को यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशंस में याद करना जरूरी है। एपिड्यूरल हेमेटोमा मतलब जो ब्लीडिंग होता है और उसकी वजह से अगर हम स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन देते हैं तो दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ पैरालिसिस। ओके, दिस इज़ वेरी कॉमन फॉर प्रीटी मच ऑल द इंजेक्टेबल एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशंस। रीनल इम्पेयरमेंट में लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन इज एक्सक्रीटेड थ्रू द रीनल। तो जो अनफ्रैक्शनड हिपेरिन है उसमें डोज रिडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उतनी, लेकिन लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन में डोज रिडक्शन इज रिक्वायर्ड। ओके, और एंटी फैक्टर 10A मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी थोड़ी सी 10A की तरफ ज़्यादा है लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन की। रीनल इम्पेयर पेशेंट्स में हिपेरिन को प्रिफर किया जाता है। दैट इज द क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जामिनेशन। इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द रीनल इम्पेयरमेंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हिपेरिन काइंड ऑफ मेडिकेशंस कैन बी यूज? अनफ्रैक्शनड हिपेरिन, डाल्टेपेरिन और इनॉक्सेपेरिन। तो आपको ये समझ होना चाहिए कि ये दोनों लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन है और दूसरा है वो हिपेरिन है। तो रीनल इम्पेयरमेंट में हम हिपेरिन को प्रिफर करते हैं कंपेयर टू लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन। हेपेटिक इम्पेयरमेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सीवियर हेपेटिक डिसऑर्डर्स। सर्जरी में ब्लीडिंग रिस्क आफ्टर द IV हिपेरिन अप टू 12 आवर्स, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन में 36 आवर्स। ऐसा क्यों? बिकॉज द लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन हैज़ अ लॉन्गर हाफ लाइफ। ओके, लॉन्गर हाफ लाइफ है तो रिस्क भी लंबे समय तक रहेगा। ओके, लंबे समय तक रिस्क रहेगा, उसके साथ साथ में उसमें डोजिंग फ्रीक्वेंसी भी कम रहेगी। तो जो हिपेरिन है उसमें मल्टीपल डोजिंग फ्रीक्वेंसी चाहिए, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन में सिंगल डोज चाहिए डेली। So these are the points that you have to understand in a comparative points. Okay. Elderly patients में renal function को check करना जरूरी है and consider low molecular weight heparin dose reduction in elderly patients, especially in the renal function. Pregnant women, heparin and low molecular weight heparin are safe. First trimester and near delivery. First trimester और near delivery में low molecular weight heparin is preferred compared to warfarin. वॉरफ्रीन प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है अनलेस एंड अनटिल वाल्वुलर डिजीज है या तो एट्रियल फिब्रिलेशन है तो, वरना नॉर्मल एंटीकोगुलेशंस के लिए हिपेरिन इज प्रीफर्ड इन प्रेगनेंसी कंपेयर टू वॉरफ्रीन। ये पॉइंट भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विच लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन टू हिपेरिन 36 आवर्स बिफोर प्लान डिलीवरी। उसका मतलब
टूवर्ड्स द डिलीवरी का टाइम जो है वहाँ पे हिपेरिन के ऊपर ज़्यादा हम रिलाई कर सकते हैं, और 4-5 घंटे डिलीवरी से पहले बंद कर देना चाहिए। 36 आवर्स बिफोर ये करते हैं। स्टॉप हिपेरिन 4 to 6 आवर्स बिफोर डिलीवरी। ऐसा क्यों? क्योंकि पोस्ट पार्टम ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा होता है। तो पोस्ट पार्टम ब्लीडिंग के रिस्क में अगर हिपेरिन ले रहा है पेशेंट तो सीवियर हेमरेज होने की शक्यता है और ज़्यादा ब्लीडिंग होने की संभावना है। दैट्स वाई। तो प्रेगनेंसी में एंटीकोएगुलेंट मैनेजमेंट के ऊपर 2-3 पॉइंट्स दिमाग में बिठा दोगे तो यू कैन मैनेज विच काइंड ऑफ मेडिकेशंस नीड टू बी यूज्ड। ब्रेस्ट फीडिंग में इट्स ओके। सारे एंटीकोएगुलेंट्स के लिए आपको ये कॉमन सी चीज़ याद रखनी है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, ब्रूजिंग, हल्का हल्का ब्लीडिंग जो जहाँ पे इपिथेलियल लाइनिंग्स में जहाँ पे ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती है वहाँ पे हो सकता है, इंजेक्शन साइट्स पे पेन होना, हाइपरकेलेमिया एक पॉइंट याद रख सकते हो। ओके, रिवर्सिबल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। ओके, लिवर एंजाइम बढ़ सकता है, सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, स्किन नेक्रोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये रेयर साइड इफेक्ट्स है। ओके, सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, this is immune mediated heparin induced thrombocytopenia, risk is less than 1% with the short term use, may cause stroke, ischemia and bleeding and death। ऐसा हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है, और लिम्ब इशेमिया मतलब हाथ पैरों में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचता है, दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल्सो कैन हैपन। Without heparin and low molecular weight heparin, platelet counts drop 30 to 50%। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है? प्लेटलेट काउंट सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होना। इसीलिए 0-3-5 डेज में प्लेटलेट को मॉनिटर करते हैं जब हिपेरिन स्टार्ट करते हैं तब। सब्स्टिट्यूट डेनापेरोइड, फोंडापेरिनॉक्स एंड बिवालुरिडिन। These medications have a very less and कम क्रॉस सेंसिटिविटी होती है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से कि पेशेंट को हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस कैन बी यूज एज ए एंटीकोएगुलेंट इन दिस सिचुएशन। वो सिचुएशन में कौन सी मेडिकेशन एज ए एंटीकोएगुलेंट दे सकते हैं? तो आइडियली आपको हिपेरिन एंड लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन नहीं देना चाहिए, क्योंकि लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन एंड हिपेरिन में 90% क्रॉस सेंसिटिविटी है। क्रॉस सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि इफ द पेशेंट इज एलर्जिक टू हिपेरिन, देर आर प्रोबेबिलिटी ऑफ अबाउट 90% ही इज गोइंग टू एक्सपीरियंस द हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया विद द लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन एज वेल। सो डेनापेरोइड इज हेपेरिनॉइड्स and that has a more specificity towards the factor 10A, and that has a less than 10% cross sensitivity. So more preferably we can give this kind of medications, denaperoid, fondaparinux and bivalvuridine. Okay, these medications are more specific 10A medications. तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट का टाइमिंग्स क्या होता है? जनरली वो जब स्टार्ट करते हैं उससे 5 से 10 दिन के अंदर होने की संभावनाएं ज़्यादा है। अगर पिछला एक्सपोजर आपका 100 डेज से पहले था तो मेमोरी है अभी भी, ओके, क्योंकि ये इम्यून मीडिएटेड है। तो इम्यून मीडिएटेड में क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन जी के पास एक मेमोरी होती है, तो वो मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो माइट भी थोड़ा जल्दी भी दे सकता है रिएक्शन। ओके, तो अर्लियर एक्सपोजर है, मेमोरी है, तो थोड़ा जल्दी भी हो सकता है। ओके, कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन किसका? लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन एंड हिपेरिन का। ब्लीडिंग रिस्क दोनों में सिमिलर है, हिपेरिन एंड लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन में। प्रोटामाइन इज एंटीडोट। किसका एंटीडोट है? वो मेनली हिपेरिन का एंटीडोट है। ये भी एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, हिपेरिन का एंटीडोट कौन है? प्रोटामाइन। प्रोटामाइन इन हिपेरिन किस तरह से एक्शन करता है? एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है? ये भी याद रखना जरूरी है। प्रोटामाइन हिपेरिन का एंटीडोट है, लेकिन प्रोटामाइन इटसेल्फ हैज ए एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट। तो अगर ज़्यादा डोज दे दिया तो भी प्रॉब्लम होगा, इसीलिए प्रोटामाइन नीड टू बी यूज केयरफुली इन द हिपेरिन टॉक्सिक पेशेंट एज ए एंटीडोट।
okay, and partially reverse the low molecular weight heparin overdose. मेनली प्रोटामाइन किसके लिए यूज़ होता है? हेपेरिन की टॉक्सिसिटी के लिए. लो मोलेकुलर वेट के लिए उतना इफेक्टिव नहीं है. ओके, दूसरे कंपेरेटिव पॉइंट्स को देखें तो रीनल इम्पेयरमेंट, हायर ब्लीडिंग रिस्क विथ लो मोलेकुलर वेट हेपेरिन. उसका मतलब क्या हुआ कि अगर पेशेंट को रीनल इम्पेयरमेंट है तो लो मोलेकुलर वेट हेपेरिन की हाफ लाइफ बढ़ जाएगी. ओके, तो दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग. Severe heparin-induced thrombocytopenia less common with low molecular weight heparin than the heparin. Okay, क्योंकि जो एलर्जिक सेंसिटिविटी है वो हेपेरिन का अनफ्रैक्शन स्ट्रक्चर्ड है, उसका बड़ा स्ट्रक्चर है. तो उसमें काफ़ी ऐसे प्रोटीन्स हैं जो स्टिमुलेट करता है एलर्जन, मतलब वो इम्यून रिएक्शन को स्टिमुलेट करता है. पर एक बार किसी पेशेंट में ये इम्यून रिएक्शन एक्टिवेट हो गई तो लो मोलेकुलर वेट हेपेरिन में वो क्रॉस सेंसिटिविटी आने की प्रोबेबिलिटी 90% है. डेनापेरोइड में लेस देन 10% क्रॉस सेंसिटिविटी का इश्यू है. इसीलिए डेनापेरोइड इज यूज इन पेशेंट दोज हु हैव हीट प्रोबेबिलिटी. ओके, ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क लो मोलेकुलर वेट हेपेरिन में ज़्यादा है. प्रिवेंशन ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, जनरल सर्जरी दोनों इक्वल इफेक्टिव है. लो मोलेकुलर वेट हेपेरिन हैज़ अ लॉन्गर हाफ लाइफ देन द हेपेरिन. लॉन्गर हाफ लाइफ है, दैट्स वाई वंस डेली डोजिंग. ओके, पर थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग में वो महंगा है, तो दैट इज़ कॉस्टलियर लो मोलेकुलर वेट हेपेरिन. ऑर्थोपेडिक सर्जरी में लो मोलेकुलर वेट हेपेरिन इज प्रीफर्ड कंपेयर टू अदर. कैंसर पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म डाल्टेपेरिन इज प्रीफर्ड कंपेयर टू वारफरिन. तो ये इतना स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये समझ होना चाहिए कि किसकी हाफ लाइफ बड़ी है, किसकी छोटी है, रीनल में कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है, हीट की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, क्रॉस सेंसिटिविटी किस तरफ ज़्यादा है. दिस आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, डीवीटी ट्रीटमेंट के लिए लो मोलेकुलर वेट हेपेरिन दोनों ही इफेक्टिव ही है, ऐसा नहीं है. हेपेरिन आउट पेशेंट लो मोलेकुलर नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस. हेपेरिन is used in continuous IV and subcutaneous. Low molecular weight heparin is used only in subcutaneous. Okay, heparin IV भी दिया जा सकता है, हमने जो जनरल क्लास में बात की थी. इंट्रामस्कुलर नहीं देते हैं. ओके, इंट्रामस्कुलर नहीं देते हैं, सबक्यूटेनियस एंड IV दे सकते हो. ओके, नॉन ST एलिवेटेड एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम डाल्टेपेरिन एंड इनॉक्सिपेरिन अप्रूव्ड है. इसका यूज़ ज़्यादा स्पेसिफिक है, इसीलिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं. इनॉक्सिपेरिन स्लाइटली बेटर एट द रिड्यूस डेथ एंड मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन. मॉनिटर प्लेटलेट, जब स्टार्ट करते हो उससे पहले उसको बोलते हैं हम बेस लाइन इवेल्युएशन. देन 3 and 5 day, देन ऑल्टरनेट डे इफ कंटिन्यूड. हेपेरिन अगर दे रहे हो तो एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम को मॉनिटर करना जरूरी है एंड टारगेट से 1.5 to 2.5 हायर साइड रखना जरूरी है. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा सकता है. व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम विद द हेपेरिन. जैसे आप वारफरिन में INR में याद रखते हो 2 to 3, वैसे ही यहाँ पे 1.5 to 2.5 टाइम्स देन द कंट्रोल. उसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल इंडिविजुअल में जो टाइम में क्लोट होता है उससे हमें 1.5 से 2.5 टाइम्स उसको अप करना है. मतलब उसकी जो कोएगुलेशन की जो एबिलिटी है वो स्लो हो जाएगी. उसका मतलब ये होगा कि अननेसेसरी कोएगुलेट नहीं होगा. लेकिन अननेसेसरी कोएगुलेट नहीं होगा, दैट मीन्स द कोएगुलेशन इम्पेड किया है, तो दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, क्योंकि कोएगुलेशन का ऑपोजिट तो ब्लीडिंग ही है. लो मोलेकुलर वेट हेपेरिन एंड डेनापेरोइड्स, उसमें मॉनिटर द एंटी फैक्टर 10 एट द हाई रिस्क पेशेंट. आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन द पेशेंट इज टेकिंग लो मोलेकुलर वेट हेपेरिन. कुछ नहीं चेक करना है. इन जनरल सेंस लो मोलेकुलर वेट हेपेरिन में वी डोंट नीड टू मॉनिटर द फैक्टर 10 या तो APTT, कुछ भी मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं. ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में. ओके, अवॉइड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस, तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है.
क्यों इंट्रामस्कुलर? क्योंकि वहाँ पे जो लोकल एरिया में ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा होता है और वहाँ पे गट्ठे जैसा हो जाता है। ओके, काउंसलिंग एडवाइस, रिपोर्ट साइन ऑफ ब्लीडिंग। ब्लीडिंग के साइंस जनरली कहाँ से होती है? आपके माउथ में जो गम ब्लीड होता है, नोज ब्लीड होता है, तो दिस आर द इंडिकेशन। ब्लैक स्टूल इज द वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ द इंटरनल ब्लीडिंग। अगर आपके इंटेस्टाइन में या तो स्टमक में ब्लीडिंग हो रहा है तो इंटेस्टाइन से वो जो ब्लड है वो मेटाबोलाइज होके आपके स्टूल के साथ मिक्स हो जाता है और ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो इसमें से हीम, और हीम इज अ आयरन, वो स्टूल के साथ मिक्स होके उसका ब्लैक कलर का स्टूल, दैट इज ऑल्सो द इंडिकेशन ऑफ द इंटरनल ब्लीडिंग। ये भी एक जनरल काउंसलिंग के पॉइंट्स में आपको साइन समझना जरूरी है कि ब्लैक स्टूल मतलब इंटरनल ब्लीडिंग की एक साइन हो सकती है। प्रीफर्ड आईवी हिपेरिन बिफोर इन्वेजिव प्रोसीजर्स, जब आपको जल्दी से काम करवाना है तो वो 15-20 सेकेंड में आपको इफेक्ट मिल जाती है। अवॉइड हेपेरिनाइजाइज्ड सलाइन फॉर द पेरिफेरल लाइंस, जब आप इन्फ्यूजन्स चढ़ाते हो तो इन्फ्यूजन्स में हिपेरिनाइज सलाइन का यूज़ नहीं करना चाहिए, दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ हिट। उससे अच्छा है कि नॉर्मल सलाइन जो है उसका ही यूज़ करना चाहिए, उसको फ्लश आउट करने के लिए, वॉश करने के लिए। ओके, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स। अब आपको याद आ रहा है कि फैक्टर 10 ये प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन की तरफ इसको एक्टिवेट करता है। थ्रोम्बिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन कन्वर्जन। तो इसको डायरेक्ट इनहिबिट करने वाला मतलब मेडिकेशन दैट इज डायरेक्टली इनहिबिटिंग थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन को क्या बोलते हैं? फैक्टर 2। ओके, इसको फोकस करने वाले मेडिकेशंस कौन कौन से हैं? अर्गाट्रोबिन, बिवालुरिडिन एंड डाबिकेट्रान। ओके, तो ये पहले हमने 4 मेडिकेशंस के नाम देखे थे और ये 3 मेडिकेशंस। आप पहले ये पाथवे को याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा कॉमन पाथवे का सेकंड स्टेप्स, जो क्लोट से पहले वाली बात है। फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन कन्वर्जन के लिए थ्रोम्बिन इंपॉर्टेंट है, तो कोई मेडिकेशंस जो डायरेक्टली थ्रोम्बिन को ही इनहिबिट करती है, ऐसी मेडिकेशंस कौन सी है? ओके, रिवर्सिबली इनहिबिट बोथ फ्री एंड फाइब्रिन बाउंड थ्रोम्बिन, प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, क्योंकि ये फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन के लिए क्या चाहिए? थ्रोम्बिन चाहिए। इनहिबिट द थ्रोम्बस फॉर्मेशन, परफेक्ट है। इनहिबिट द थ्रोम्बिन इंड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन, क्योंकि थ्रोम्बिन मल्टीपल पॉइंट्स में स्टिमुलेशन करता है। एक तो फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन वाला एक्टिवेशन करता है और थ्रोम्बिन ऑल्सो प्लेटलेट को भी एग्रीवेट करता है, और प्लेटलेट से जो प्लेटलेट की चेन बनती है और वहाँ से एक क्लॉट, एक फाइब्रिन क्लॉट होता है और एक प्लेटलेट का क्लॉट होता है। ओके, तो इस तरह से वो दोनों ही लाइन को स्टॉप करने में मदद करता है। ओके, अभी रिस्क ऑफ ब्लीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ऑब्वियस सी बात है कि एक्टिव ब्लीडिंग में नहीं देना चाहिए, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में नहीं देना चाहिए, सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है तो नहीं देना चाहिए, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में। दिस आर द वेरी लॉजिकल पॉइंट्स। ड्रग इंटरेक्शंस, दूसरी मेडिकेशन जो क्लॉटिंग में इफेक्ट करती है उसके साथ दोगे तो प्रॉब्लम होगा। एस्प्रिन अलग मैकेनिज्म है, वो कोएगुलेशन की तरफ नहीं, वो प्लेटलेट की तरफ है, इसीलिए उसको अगर यूज़ करना है तो आप कंबाइन कर सकते हो। ये पॉइंट हमने आगे ऑलरेडी डिस्कस किया था। एपिड्यूरल हेमेटोमा, जो आप अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंटरथेकल या तो एपिड्यूरल इंजेक्शंस देते हो तो दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ पैरालाइजिंग, वो हेमरेजिक सिचुएशन स्पाइनल कॉर्ड में होने की वजह से पैरालिसिस का रिस्क बढ़ जाता है। ओके, एडवर्स इफेक्ट में ब्लीडिंग इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट फॉर ऑल द एंटीकोगुलेंट्स मेडिकेशंस। साइन ऑफ ब्लीडिंग्स आपको पता होती है, अगर लॉन्ग टर्म ब्लीडिंग की साइन है एनीमिया, सीवियर ब्लीडिंग कॉमन विथ बिवालुरिडिन, रेयर विथ डाबिकेट्रान। सीवियर ब्लीडिंग का रिस्क ये कंपैरेटिवली कौन सी मेडिकेशन में ज़्यादा है? ओके, अब तीसरे क्लास का मेडिकेशंस दैट इज अ मोर स्पेसिफिक फॉर फैक्टर 10, ये भी कॉमन पाथवे की बिगिनिंग है। ओके, तो फैक्टर 10 के स्पेसिफिक इनहिबिटर्स कितने याद रखोगे? 3 मेडिकेशंस, तो 3 + 3 + 4। ओके,
तो आपको ये याद करोगे तो 10 मेडिकेशंस हो गए। ये नाम से ही पता चल रहा है आपको कि ये सारे मेडिकेशंस बायोलॉजिकल टाइप के मेडिकेशंस है। एपिक्साबेन, फोंडापेरिनक्स एंड रिवारोक्साबेन। Okay, these medications are more specific medications for factor 10. ओके, डेनापेरोइड भी फैक्टर 10 की तरफ मोर एफिनिटी थी, वो ज़्यादातर एक्ट करता था फैक्टर 10 की तरफ। लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन इज ऑल्सो मोर टूवर्ड्स द फैक्टर 10, लेकिन ये जो हिपेरिन है वो दोनों तरफ था, फैक्टर 2 एंड फैक्टर 10। तो हमने 3 मेडिकेशंस देखी। पहली मेडिकेशंस जो दोनों तरफ काम करती है, ओके, और उसके बाद हमने स्पेसिफिक फैक्टर 10 एंड फैक्टर 2 वाली मेडिकेशंस देखी। ओके, तो इस तरह से आप 3 अलग अलग एंटीकोगुलेंट्स की कॉमन पाथवे वाली मेडिकेशंस के ऊपर फोकस कर रहे हो। एपिक्साबेन, फोंडापेरिनक्स एंड रिवारोक्साबेन selectively inhibit the factor 10, block the thrombin production, prevent the conversion of fibrinogen to fibrin and inhibit the thrombus development। तो ये सीक्वेंशियल अल्टीमेटली हमें जो एक्शन है वो थ्रोम्बस की डेवलपमेंट नहीं होने देने का काम करती है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड सिंपल है, सीवियर ब्लीडिंग में नहीं, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में, सीवियर ब्लड डिसऑर्डर्स में एंड सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट में। कॉन्ट्राइंडिकेटेड एंड प्रोफाइलैक्सिस में, सीवियर एक्टिव ब्लीडिंग है तो नहीं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है तो नहीं दे सकते। अदर क्लोटिंग अफेक्टिंग मेडिकेशंस में नहीं दे सकते। लो डोज एस्प्रिन साथ में दे सकते हो। इट्स प्रीटी मच सेम, सिमिलर है सब में। स्पाइनल इंजेक्शन वाला पॉइंट इंक्रीज द रिस्क ऑफ पैरालिसिस सब में आता है। ब्लीडिंग का साइन और एनीमिया का प्रोबेबिलिटी। अब ये कंपेरेटिव पॉइंट्स हैं। तो एपिक्साबेन, रिवारोक्साबेन एंड फोंडापेरिनक्स। तो फोंडापेरिनक्स सबक्यूटेनियसली यूज होता है, बाकी के 2 मेडिकेशंस ओरल मेडिकेशंस है। ओके, ओरल मेडिकेशंस है, और उसमें ये जो सबक्यूटेनियस वंस डेली, ये बाकी के जो पॉइंट्स है वो इतना इम्पोर्टेंट आपको नहीं है, पर एक बार देख लेना ज़रूरी है कि भाई रूट कौन सा है। ओके, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड उसकी डोजिंग फ्रीक्वेंसी किस तरह से। फोंडापेरिनक्स जो आपने देखा था कि हीट के पेशेंट्स में दे सकते हैं फोंडापेरिनक्स। ओके, ओरल मेडिकेशंस में जितनी भी मेडिकेशंस है उसमें ओरल मेडिकेशंस में 2-3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेक एट द सेम टाइम ईच डे। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इफ़ द पेशेंट इज़ टेकिंग एट द सेम टाइम ईच डे एंड ही इज़ मेंटेनिंग द कैलेंडर मेंटेन करने का मतलब क्या हुआ कि आज 8 तारीख है तो वो क्रॉस कर देगा कि आज की दवाई ले ली। अब ये डिसिप्लिन को फॉलो करने से काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स एट द एडवांस एज patient might be forget he has taken the medications or not. In that situation, patient is more likely to take the double dose. That means already patient has taken the medications in the morning, and at 10 o'clock 11 o'clock he suddenly realize I have had the medication or not. And if he is going to retake the medication, that means that significantly increase the risk of bleeding. That's why patient always has to inform you have to maintain the discipline for taking the medication on a regular basis at the same time and maintain the calendar. Okay, and all other healthcare professionals should know he is taking anticoagulant medications. This is a very generic advice given to all the oral anticoagulant medication. जितनी भी oral anticoagulants है, जैसे अबिक्साबेन हो गई, रिवारोक्साबेन हो गई, वारफरिन हो गई, ये सब में ये एडवाइस आपको देना है। ओके, और एग्ज़ाम में कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द ओरल एंटीकोगुलेंट मेडिकेशंस। तो बाकी और मेडिकेशंस के नाम के साथ में आपको अबिक्साबेन और रिवारोक्साबेन का नाम लिखा है तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि दिस इज स्पेसिफिक फैक्टर 10 मेडिकेशंस, दैट्स द ओरल मेडिकेशंस। ओके, अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में दूसरे डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट को बताना ज़रूरी है। रेगुलर चेकअप करना है। रिपोर्ट इमीडिएटली अगर आपको कोई ब्लीडिंग की साइन दिखती है तो। अनएक्सप्लेन्ड ब्रूजिंग के ब्लीडिंग दिखता है, पिंक रेड डार्क ब्राउन यूरिन आता है, रेड और ब्लैक स्टूल आता है, तो ये
ग्लोमेरुलस और वहाँ पे आपकी किडनी में अगर कहीं पे ब्लीडिंग है, ये इंटेस्टाइनल और इंटरनल ब्लीडिंग है तो, और ये आपका एक्सटर्नल जो अनएक्सप्लेन्ड ब्रूजिंग ब्लीडिंग या तो गम में से ब्लीड हो रहा है, नोज ब्लीड हो रहा है, तो इमीडिएटली रिपोर्ट टू द डॉक्टर। मॉनिटर रीनल फंक्शन रेगुलरली एल्डरली पेशेंट्स में खास करके। दिस इज एंटीडोट, ओके। Andexanet alpha. Andexanet alpha is a reversal agent for apixaban and rivaroxaban. तो आपको ये मेडिकेशंस हम आगे अदर मेडिकेशंस यूज़ फॉर द ब्लड या तो कोएगुलेंट, एंटी कोएगुलेंट को रिवर्सल मेडिकेशंस में देखेंगे, पर आपको याद रखना है ये भी एक इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है दैट नीड टू बी एड इन योर मेमोरी। ओके, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट ऑफ द एपिक्साबेन एंड रिवारोक्साबेन। रिस्टार्ट द एंटीकोगुलेशंस पोस्ट रिवर्सल व्हेन सेट। अगर मान लीजिए कि कोई पेशेंट इज टेकिंग ऑन द एपिक्साबेन एंड सीवियर ब्लीडिंग का रिस्क या तो स्टार्ट हो चुकी है, तो वी कैन गिव द एंडेक्सेनेट अल्फा और वहाँ से इसकी इफेक्ट को रिवर्सल कर दिया। रिवर्सल कर देने के बाद जब रीस्टार्ट करना है तो एक बार सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाने के बाद वी कैन स्टार्ट दिस मेडिकेशंस। ओके, इनकरेज यूज़ ऑफ द वार्निंग ब्रेसलेट एंड नेकलेस। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इफ़ द पेशेंट, ये सारे ओरल मेडिकेशंस में याद रखना ज़रूरी होता है। खास करके ये जो ब्रेसलेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप्ड कंट्री में इसीलिए होता है कि वहाँ पे पेशेंट्स इज लिविंग बाय देमसेल्फ, वो अलोन, अकेले रहते हैं। अगर मान लीजिए इमरजेंसी सिचुएशन हुई और कॉलेप्स हो गया पेशेंट्स एंड ही हैज़ टू बी एडमिटेड टू द इमरजेंसी वार्ड में उसको कुछ प्रोसीजर करनी पड़ी, तो डॉक्टर को ये समझ होना चाहिए कि पेशेंट इज टेकिंग एंटीकोगुलेंट मेडिकेशंस और पेशेंट तो अनकॉन्शियस है, तो वो तो बोल नहीं सकता है। वो सिचुएशन में अगर उसको ब्रेसलेट है तो वो पेशेंट उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब डॉक्टर प्रोसीजर करेगा तो ही is aware about the increased risk of bleeding during the procedure and he might be started with the precautions. Okay, तो विटामिन के या तो थ्रोम्बिन के फैक्टर्स, ये सारी चीज़ों को चढ़ा के फिर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स वाई ऑलवेज रिकमेंड करना है एल्डरली पेशेंट्स में कि यू हैव टू ब्रेसलेट या तो ऐसे नेकलेस पहनना ज़रूरी है जिसमें वो लिखा हो कि आप वारफ्रिन ले रहे हैं या तो ये ले रहे हैं। एक्सप्लेन intended duration of the anticoagulations that depend upon the treatment, उसको ये याद रखना जरूरी है। ओके, स्टॉप नहीं करना है मेडिकली एडवाइस लिए बिना, अदरवाइज दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ जो क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ जाएगा। ओके, और ओरल मेडिकेशन में वारफ्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वारफ्रिन कहाँ काम करता है, दैट इज ये एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वारफ्रिन इज इफेक्ट ऑन विच कोगुलेशन फैक्टर्स 2, 6, 7। ओके, तो 2, 7, 9 एंड